नमस्कार। अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तत्पर सभी अभिभावकगण आपको श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार प्रदर्शित करती हूँ कि जो लोग हमारे सभी प्रोग्राम्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालते हैं और साथ साथ शेयर भी करते हैं। उन सभी का हार्दिक रूप से पूरी सोसाइटी आपका आभार व्यक्त करती है। इसके साथ साथ मैं ये भी खेद प्रकट करूंगी कि आप लोगों से वार्ता किए हुए हमें समय हो गया। एक समय में की गतिशीलता में थोड़ी बाधा आई, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों के साथ ऐसा होता है, इसको अन्यथा ना लें। सबसे पहले इससे पूर्व हमने जो आपसे बात की वो बात की थी किशोरों में होती अपराध प्रवृत्ति क्यों होती है। उससे इस बात को लेकर हम आपसे रूबरू हुए थे और उसको हम जानना चाहते थे, क्योंकि अधिकांश अगर अपराध होते हैं तो वो किशोरों के माध्यम से होते हैं। किशोरियां अभी नगण्य हैं, पर किशोरियों में भी कभी कभी होते हैं। तो हमें किस प्रकार से हमारी बच्चियां, किशोर होती हुई बच्चियां एक स्वस्थ समाज की भागीदार बने, आज हम इस बात को लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही मैं करोड़पति देख रही थी। जब करोड़पति देख रही थी तो उसमें एक बहुत प्यारी सी राजस्थान से, जोधपुर से आई हुई बच्ची थी, कोमल टुकड़ेकर। उसको देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब सुखद आश्चर्य हुआ। वो सुखद आश्चर्य कैसा कि वो बच्ची कितनी कॉन्फिडेंट होकर के अपने सपनों को बता रही थी, अपनी चीजों को बता रही थी, या अपने तरीकों को बता रही थी। तो के जो है उस बच्ची के अंदर जो आत्मविश्वास था, जबकि उसका विवाह रिश्ता पक्का कर दिया गया था 13 की एज में ही, परंतु उसने तब भी हार नहीं मानी और वो धीरे धीरे कर करके इतनी छोटी सी बच्ची अपने सपनों को जिस तरह से दिखा रही थी, उसने मुझे एक बात कहने के लिए मजबूर कर दिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाकई उसके हौसले मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए मजबूर कर गए। मुझे लगा कि आखिर किसी माँ बाप ने तो उसका इस तरह से पालन पोषण किया होगा, उसके के प्रतिभाओं को अंकुरित विकसित किया होगा, तो वो आज जो है इस तरह की बात, करोड़पति में आना ही इतना मुश्किल होता है, और आकर बिंदास होकर के एक उत्साहित होकर के अपनी प्रतिभाओं को, अपनी बातों को कह पा रही थी। ये पर कुछ किशोरियों में इस तरह की बातें नहीं हो पाती। बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या, एक हमारे जो समाज की परिस्थितियां थी वो थी भी इस तरह की। तो उस परिस्थितियों में से निकलकर, और राजस्थान में जिस तरह का मैंने सुना है, देखा है, उस परिस्थिति में से निकलकर वो आई थी। हालांकि थी तो वो गुजराती, ओरिजिन उसका गुजराती था, पर वो जोधपुर में ही रहती थी। तो राजस्थान जैसे इलाके से उस बच्ची ने इतनी प्रतिभाओं को विकसित कर लिया था, इतनी बेबाकी से अपनी बात को कहती थी। तो क्या हम सभी माँ बाप इस तरह से नहीं कर सकते? हम अपनी माँ बाप को भी उस तरह से, हम सभी माँ बाप अपनी बच्चियों का इस प्रकार से भी तो पालन पोषण कर सकते हैं, या उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अब आप सोचो, जिस समय हमारे घर में बच्ची पैदा होती है तो कितनी प्यारी लगती है, उसकी जरा सी मुस्कुराहट पूरे घर को मुस्कुरा देती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसकी खिलखिलाहट जो है सारे आंगन में गूंजती रहती है, सारा ठुमकती हुई चलती है तो सब जगह गूंजे, तो उसका हास्य वो सबको आकर्षित करता रहता है। फिर थोड़ी सी और बड़ी होती है, बाल सुलभ चेष्टाएं फिर अट्रैक्ट करती रहती हैं, और इतना प्यारी सी लगती है कि देखते देखते जाने कब बड़ी हो जाती है। क्योंकि सच बात तो यह है कि लड़कों से भी अधिक विकास की गति लड़कियों में होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक। किस प्रकार से वो तेजी से आगे बढ़ती चली जाती हैं, परंतु कहीं कहीं तो इतना अजीब, जबकि देखा जाए तो भाग्य से लड़का पैदा होता है,
परंतु सौभाग्य से लड़की पैदा होती है। और आजकल तो वैसे भी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इस समय तो हम बहुत कन्या पूजन करते हैं। परंतु और ये बच्चियां एक आज्ञाकारी भी बहुत होती हैं, लड़कों की अपेक्षा आज्ञाकारी मानी जाती हैं, संवेदनशील होती हैं और शक्ति का स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रियों में इसका पूजन किया जाता है। परंतु कुछ स्थानों पर, हर जगह तो नहीं मैं कहूंगी, परंतु भारत के अधिकांश स्थानों में इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। इनको जिस तरह का व्यवहार करते हैं, खैर आप न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ते हैं, वो बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। और कहीं कहीं तो भ्रूण अवस्था में उनकी हत्या कर दी जाती है। और पैदा हुई तो क्या होता है कि उनको इतने हेय दृष्टि से, हीनता की भावना से देखा जाता है। मेरी समझ भी नहीं आता ऐसा क्यों, लड़के लड़के में ऐसा भेदभाव क्यों, लड़के की पढ़ाई में भेदभाव क्यों, लड़के और लड़की के पौष्टिक आहार में भेदभाव क्यों, क्या और पढ़ने का उसको अधिकार नहीं दे रहे, पौष्टिक आहार उसको पूरा नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि वो लड़की है। ऐसा क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आता। उसको प्यार का भी अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो मैं सिर्फ ये कि ये लड़की है, ये समाज के लिए अभिशाप है, ऐसे कहाँ से उनकी सोच बन गई? मुझे आश्चर्य होता है उन सोच पर कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्या लड़का लड़की दोनों को संतान नहीं मान सकते? लड़की और लड़के के साथ ऐसा भेदभाव, अलगाव क्यों? ये क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो लड़का है तो वंश चलाएगा। अरे उन बच्चों को देखो जो कि लड़के होते हुए वो भी तो दूसरे देश में या दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। माता पिता की दुर्दशा होती रहती है, उनको चिंता नहीं होती। और कई जगह वो लड़कियां ही आकर के माता पिता के प्रति इतनी चिंतित होती हैं। तो कैसा भेदभाव? लड़का भी तो अलग होता है, अगर विवाह होता है तो लड़का भी अलग होता है, और लड़की को तो भेजा जाता है, उसको हम पराया धन क्यों मान लेते हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे आश्चर्य होता है इसी बात को रख के। तो आइए इसी को ध्यान में रख करके आज हम उसके किशोरी स्वरूप, जो कि उसके शारीरिक और आंतरिक विकास को गति देता है, उसके बारे में बात करते हैं, जिससे उसकी खिलखिलाहट और गुंजन समाज में फैलती रहे, वो गुंजायमान होती रहे, उस खिलखिलाती रहे और अपने शक्ति स्वरूप प्रतिभा का प्रदर्शन करती रहे। तो अगर हम देखें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बताया है कि 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की जो बालिका होती है वो किशोरी होती है, माने यानी कि 12 वर्ष से लेकर टीन से भी पहले। परंतु देखा जाए ना तो भारत में उससे भी पूर्व में कई बार तो मैं देखती हूँ कि 9 साल की बच्ची में भी किशोरी होने के लक्षण उत्पन्न होते चले जाते हैं, उसका किशोर अवस्था विकसित होती चली जाती है। और कभी कभी पूर्व में और जो है ये स्थिति बहुत नाजुक मानी जाती है। सभी लोग मानते हैं कि ये बच्ची के लिए सबसे नाजुक अवस्था है। जैसे किशोरों के लिए वो ज्वार भाटे की अवस्था मानी जाती थी, तो बच्चियों के लिए ये बहुत ही नाजुक होती है। उनका तन और मन दोनों ही बहुत कोमल होता है, दोनों ही संवेदनशील होता है। तो उसके प्रति हम पहले तो जाने कि आखिर उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए सभी एकदम स्पष्ट परिलक्षित होते हैं कि उसका लड़के की अपेक्षा लड़की का विकास बहुत तीव्र गति से हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था से उसका विकास, लंबाई उसकी बढ़ने लगती है, अंगों में परिपूर्णता आने लगती है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। शरीर पर कहीं कहीं स्थान पर बाल आने लगते हैं। उसकी आवाज जो होती है वो बहुत पतली और सुरीली होती चली जाती है। उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें चेंजेस लाती हैं, बहुत अचानक ही है। अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगती है, क्योंकि मासिक धर्म के कारण उसके अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, उसका हीमोग्लोबिन कम रहने लगता है। कई बार बच्चियों को लो ब्लड प्रेशर की भी बहुत शिकायत इस समय में मिलती है।
तो उसको हमें सारी चीज़ें उसके बारे में बतानी पड़ेंगी कि उसको किस तरह से पैड यूज़ करना है, किस तरह से, क्योंकि कपड़ा नहीं यूज़ करना है, जल्दी-जल्दी उसको बदलना है, एक ही पैड को यूज़ नहीं करना है, और उसके साथ-साथ उसको ये भी बताना है कि ये सब तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि ये सबके साथ होता है। ये सब एक स्त्री के किशोर होने के लक्षण हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो जो है वो जो है एक अस्वाभाविक असामान्यता हो जाएगी। अगर असामान्य रहना है तो तुम वो हो, असामान्य रहना चाहती हो समाज में या सामान्य रहना चाहती हो, तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर वो फील आएगी। बच्चे को आप समझाइए कि किस तरह से वो अपने शरीर का ध्यान रखे, किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखे, किस तरह से उसके साथ बैठ कर के उसको बताएं। ग्रोथ एक्सपर्ट के विषय में बताइए कि वो किस तरह से मानते हैं कि किस तरह से उसका विकास हो। तो उस बच्चे को अपने पास बिठाइए, उससे अपनी बातें करिए, और उसके साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी बहुत होते हैं। ये तो शारीरिक परिवर्तन की बात है। आप उस समय में देखेंगे क्या होता है, जैसे मैंने किशोरावस्था में बताया था, तो लड़के किस तरह से होते हैं, बहुत ही उत्तेजित होते हैं। ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। क्या है, अचानक ही, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स का स्राव शरीर में हो रहा है, वो स्वयं भी नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो बच्ची पहले शांत हंसमुख हुआ करती थी, वो अचानक चिड़चिड़ी होने लगती है इतनी। और कभी कभी क्या होती है, उसको एकांतवास पसंद आने लगता है। मैं सबसे अलग बैठूं, मुझसे कोई बात मत करो, मेरे साथ कोई मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं करना। और कभी कभी क्या होती है कि स्वयं में एकदम गुमसुम हो जाती है, और उसके अंदर कभी कभी अपने को लेकर के हीनता की भावना आ जाती है कि हाय मेरे से ऐसे, क्योंकि उसके जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उससे उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, और वो सब लोगों से अलग थलग रहना चाहती है। परंतु और कभी-कभी ये जो गुमसुम रहना और जो है ज़्यादा एकांतवास पसंद करना, अगर उस पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती है, अवसाद का भी शिकार होती है। तो ये इतनी नाज़ुक अवस्था है, तो हमें माता-पिता को उस समय उसके साथ परस्पर बातें करनी चाहिए, उसके साथ उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको के साथ नेगेटिव बातें तो करनी ही नहीं चाहिए, और कभी भी हाई-फाई रिएक्शन ना दें, तू ऐसा कर रही है, तू वैसा कर रही है, बल्कि उसको शांत रहने दें, उसके साथ शांति से बात करें, या उस समय अगर वो उसका व्यवहार कहीं ऐसा हो रहा है तो उससे अलग हट जाए, और फिर सामान्य होने पर उसके साथ अच्छी तरह से बात करें। पर कभी भी अगर वो गुमसुम होने लगी एकांतवास से, तो कोशिश करें कि वो आपके साथ ही बैठे, या तो आप उसके पास चली जाएं या उसको साथ बुला लें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ ही करेगी, पिता भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। जब पिता पैडमैन जैसी पिक्चर देख सकते हैं, तो वो अपनी बच्ची के साथ बात क्यों नहीं कर सकते। अब तो हमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा विकसित सोच वाला होना चाहिए। हम अक्सर भाई कई बार क्या करते हैं कि उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं। ग्रामीण स्थिति उसमें देखा है मैंने कि बच्चियों को क्या कहा जाता है, तुझे अचार नहीं छूना, तुझे वो चीज नहीं छूना, तुझे ये नहीं करना। अरे भाई क्यों, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसके प्रति ऐसा क्यों है। मंदिर में नहीं जाएगी, पूजा को नहीं, अरे अरे तूने इसको दे, उससे क्या है, उसके अंदर एक हतोत्साहित या एक नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इस तरह की नेगेटिविटी आप घर में ना लाएं। बहुत ध्यान रखें कि मेरी बच्ची बड़ी हो रही है और उसमें प्रसन्नता है। और इस उसमें तो कई बार देखो साउथ में तो उसकी पूजा की जाती है उस समय, क्योंकि उसके अंदर एक नारीत्व का लक्षण, एक मातृत्व का लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी वो पूजा करते हैं, सब लोगों के बुलाया जाता है, अच्छी तरह से पूजा पाठ होती है। मैंने केरल में, कर्नाटक में, और क्या कहते हैं आपके ये आंध्र प्रदेश में इस तरह की बहुत सारे रीति रिवाज देखे। तो हम इस तरह के क्यों हो जाते हैं। देखिए उसके ये जो है उसके अंदर इसका जो व्यवहार है, इसका अगर मेडिकल टर्म में कहा जाए तो ये वर्ल्डेबल स्टेज मानी जाती है। ये कहते हैं ना, जैसे कि अब हमारी बच्ची सयानी होती चली जा रही है, तो चिड़चिड़ी भी कभी कभी हो जाएगी, कमरे में अपने को बंद कर लेगी, कभी कभी खाना ही नहीं खाएगी, घर से भागने की कोशिश करेगी कि मैं घर से बाहर जाऊं, मुझे यहाँ नहीं है। और ये सब नेचुरल है। एक माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए ये ऐसे करने लगी, ये तो यूं करने लगी है, ऐसा ना करिए, क्योंकि ये सब नेचुरल है। क्योंकि आप अपने विषय में, या हर माँ को अपने विषय में सोचना चाहिए, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, आज मैं इसकी माँ बनी
रही हूँ तो मुझे तो इस बात पे ध्यान देना ही चाहिए। तो वो जो है कोशिश करे कि सब कुछ उसको एहसास कराए कि ये सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का। तो बिल्कुल परेशान मत हो, ये आज ऐसी स्थिति आई है, थोड़े दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता चला जाएगा। और उसके अंदर अगर आप उसको ज्यादा उसके रिएक्ट करने की कोशिश करेंगी, उसको परेशान करने की कोशिश करेंगी, तो कई बार क्या होता है बच्चे के अंदर ऐसी तेजी से हार्मोनल्स होते हैं कि उसके अंदर सुसाइड करने की भी टेंडेंसी आ जाती है कि मैं तो यहाँ से मर जाऊं, मुझे कोई घर में प्यार नहीं करता। मतलब होता नहीं, कभी कभी बच्चियां खूब बिना बात रोती चली जाती हैं, कभी कभी अजीब सी हो जाती हैं। तो अगर उसके अंदर ऐसा अजीब व्यवहार हो रहा है तो आपके व्यवहार की कमी से हो रहा है। आपको उसके साथ ऐसा प्रेम प्यार, प्रेम भरा, दुलार भरा, सहयोगिता का व्यवहार करना चाहिए। उसके अंदर उसके समझ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो आपकी समझ को एक्सेप्ट कर सके। जो उसकी स्थिति है उसको वो एक्सेप्ट करे, आप एक्सेप्ट करें उसकी स्थिति को, और आप जो समझाएं वो उसको एक्सेप्ट करे। आपके अंदर ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इस तरह का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे का व्यवहार बहुत ही संतुलित हो जाए। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि उसके रहन सहन में भी बड़ा परिवर्तन आता है। क्या है, इस समय आकर के बच्ची जो है बड़ी सजने संवरने लगती है, उसको बड़ा ध्यान रहता है, फिल्मी दुनिया को देखकर कर आकर्षित होती है। कभी कभी स्कूल में भी किसी बच्ची के पास देखेगी कि इसके पास ऐसी ज्वेलरी है तो मैं भी पहनूं, ऐसी ड्रेस मैं भी पहनूं, किसी पार्टी में जा रही है तो स्पेशल ढंग से ड्रेस है। तो कई बार आपको भी, माँ को भी समझाना पड़ेगा कि देख बेटा, वस्त्रों का चयन हमें किस तरह से करना चाहिए, किस तरह की हमारी परिस्थिति होनी चाहिए, और फिर उसे समझाइए कि ये सब फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया वास्तविक दुनिया नहीं होती। और ये सब जो पहन रहे हैं उसके सामने बताइए, देखिए ये जो पोशाक उस लड़की ने पहनी थी वो समयानुकूल नहीं थी, ये कोई पोशाक हुई है। तो वो अनायास समझेगी कि हाँ बात तो सही कह रही है मम्मी। अगर ठीक तरह से आप कपड़े पहनते हैं, उसको समझाइए शालीनता क्या होती है, किसी के और वास्तव में आकर्षण क्या होता है। ये नहीं होता कि इस सौंदर्य से बाहरी उससे कोई सौंदर्य होता है। इस बात को उसको समझाते चलिए कि जिससे कि वो काम फील करे। आपका समझाने का ढंग ऐसा हो कि माँ का भी और पिता का भी, कि वो इसमें खीजे ना, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, बल्कि इसमें काम फील करे। हाँ मम्मी आपने ऐसा किया था। फिर उसके सामने आप एग्जाम्पल्स भी रखिए, देखिए वो कैसी लग रही थी, वो कैसे। एग्जाम्पल से बच्चों को बहुत जल्दी बातें समझ में आती हैं, वो बहुत ही तरह तरह से, बहुत ही प्यार से उस बात को एक्सेप्ट करती चली जाएगी और कहेगी मेरी मम्मी और पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया। और ये उस समय तो कई बार बच्चा नहीं समझता, पर जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसकी प्रशंसा होती रहती है, वो समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है, तब वो आपके लिए आदर से झुक जाता है। तो अगर आप आदर चाहते हैं तो आपको व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खान पान। बच्ची के खान पान में हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, न कि भोजन स्वाद के लिए होता है। तो उसको, क्योंकि उसी बच्ची को कल को, जो आज आपकी बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, कल को उसको माँ भी बनना है, एक कामकाजी महिला के रूप में भी प्रतिष्ठित होना है। तो यदि उसकी नींव, जो इस टाइम के पोषण की जो नींव है वो कमजोर रह गई, तो आगे तक भी वो कमजोर रहेगी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके संतुलित भोजन का, संतुलित यानी बैलेंस डाइट, कि क्या उसको चाहिए। अब उसका ब्लड लॉस होता है तो उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, विटामिन्स की कमी हो सकती है, और उसके अंदर प्रोटीन की, उसको क्योंकि बढ़ता शरीर है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है, मिनरल्स की। तो इन सब के सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। और घर में जो है भोजन में उसके दूध है, हरी सब्जियां हैं, अच्छा अनाज है, अंकुरित अनाज है, और आपका साग सब्जी दालें, ये सब उसके उसमें, पनीर दही, ये सब चीजें उसके भोजन में होनी चाहिए, जिससे कि उसका विकास अच्छी तरह से होगा। जैसा आप भोजन उसको देंगी वैसा ही उसका विकास होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको संतुलित आहार मिले, उसके अंदर
कुपोषण का वो कहीं भी शिकार ना बने। और इस बात के लिए और उसको समझाएं कि ऐसे टाइम में अगर वो पीरियड्स के टाइम में है तो वो शांत रहे, अधिक से अधिक पानी पिए। अगर उसको दर्द होता है तो उसको ये नहीं है कि ऐसे तो सबको ही होता है, उसका ध्यान रखें। अगर ज़्यादा दर्द होता है तो उसको दवाई दिलाने में भी संकोच ना करें। और उसके साथ ये सब जो है कि नहीं ऐसा जो है उसको अलग थलग करके बिठा दिया है, ऐसा ना करें। उसको अच्छी तरह से उसको के साथ व्यवहार करें, उसको सबके साथ बैठाने की कोशिश करें कि बच्चा ना इतना डिप्रेस होने लगता है। आप अगर आपका सही भोजन नहीं हुआ, सही व्यवहार उसको नहीं किया गया, तो उसको इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। उसको जो है अगर ये समझाइए कि ये पहले समय था, जब हमारा समय होता था हमें अलग बैठा दिया जाता था समय, परंतु आज तो विकास का, विज्ञान का, विकसित होने का युग है, तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के बड़े बूढ़े भी इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें समझाइए कि नहीं, देखिए वो समय ऐसा था, आज ऐसा समय है, तो मेरी बच्ची जो है इस तरह से नहीं रहेगी। और जैसे जैसे उसको बदलावों की जानकारी भी दें कि किस तरह से ये सारे बदलाव होते चले जा रहे हैं। चिंता ना करे वो किसी तरह की, सारा भोजन उसको अच्छी तरह से मिले। ग्रामीण कहीं कहीं ग्रामीण में तो ये स्थिति होती है, अर्बन सिटीज में भी है कहीं कहीं कि उनको पोषण नहीं मिल पाता। और मोस्टली ग्रामीण में तो 7 ग्राम की होम्योग्लोबिन मिला है, तो क्या होगा उस बच्ची का? बिल्कुल पीली पीली पड़ी हुई है और माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे, आंखें बाहर हो रही हैं, पतली सी है, कुछ नहीं, बात नहीं कर पा रहे। तो बताइए, क्या हम स्वस्थ समाज को विकसित करने जा रहे हैं? जो हमारी भावी पीढ़ी है, क्या वो स्वस्थ रह पाएगी? तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। उसको और जो है कभी उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा कि कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस टाइम में स्कूल नहीं है, तो उसका ध्यान रखिए। उसको ये नहीं, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो उसकी एक आदत बनती चली जाएगी और जब भी कोई बात होगी वो स्कूल से छुट्टी कर लेगी। उसको डॉक्टर को भी दिखाइए, स्वयं भी। अब तो गांव गांव में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वो सरकार भी उसके लिए बहुत कुछ कर रही है। कई जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र भी बन गए हैं, जो कि हर जगह राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, जो कि वो समझाते जाते हैं कि बच्चियों को गाइड करते हैं। कई जगह है ये जो स्वास्थ्य केंद्र की जो एम्प्लॉयज होती हैं, वो भी घरों घरों में जाकर के समझाने भी जाती हैं। और सप्लीमेंट्स भी जो होते हैं इसके न्यूट्रिशंस के सप्लीमेंट भी बच्चियों को देने जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, सारी जानकारियां रखिए, कहाँ क्या मिलता है। तो ज्यादातर जो मैं बात कर रही हूँ ग्रामीण इलाकों से संबंधित बात कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश नहीं करते। तो उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, बच्चे के चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो स्वाभाविक है, उसे बच्चे को बताइए स्वाभाविक है। स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की जो ग्रंथियां हैं, उनकी वजह से वो निकलने लगते हैं। और वो जैसे जैसे वो जो टाइम पीरियड खत्म होता चला जाता है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। तो उनसे कहिए उसे परेशान ना हो और ना ही उसको ज्यादा छेड़े, और वो धीरे धीरे साफ भी होते जाएंगे। परंतु यदि वो नहीं खत्म होती तो फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर कोऑपरेट करेगा, डॉक्टर आपको ध्यान रखेगा, उस बच्ची को अच्छी तरह समझाएगा। ये मत सोचिए कि जो है हमें ध्यान नहीं देना है। अरे ठीक है, लड़की है तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वही तो भावी पीढ़ी को संभालने वाली है। आज आप हैं तो कल वो बनेगी। तो इसलिए आप उसके शरीर का, मन का, मानसिक स्थिति का पूरा भरपूर ख्याल रखें। आइए, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भावी अब हमें उसको सिखाना कैसे चाहिए, हमें उसको किस तरह से उसके आंतरिक गुणों का विकास करना है, हम उसको किस तरह से सिखा सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। देखिए, भावी मानव या अति मानव की कल्पना करने के अपने प्रयास में सावधान होना चाहिए कि भविष्य में जो स्त्री बनने जा रही है उसको और उसकी
अति मानव, जिससे कि अतिरिक्त उसके अंदर गुणों का विकास हो, अतिरिक्त बच्चे, तो उसके लिए हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम अपनी बच्ची को क्या कहें, किस तरह से सिखाएँ, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं कि हमारी उसके आंतरिक गुणों का विकास हम किस प्रकार से करें। क्योंकि इसमें पिता से अभी अधिक आवश्यकता किसकी है? माता की। और माता की जो आवश्यकता है, माता की आवश्यकता बच्ची को अवश्य पड़ेगी, क्योंकि पहले वो भी बच्ची थी माँ। माँ उन सारी परिस्थितियों से गुजर चुकी है, हर चीज़ को देख चुकी है, तो उसकी भूमिका बहुत शानदार होनी चाहिए। नारी की भूमिका, माँ की भूमिका बहुत शानदार होनी चाहिए, वो दूरगामी होती है। स्त्री जो है, माँ जो है दूरगामी के दूर तक ले चलने वाली है अपनी बच्ची को, दूर तक उसको सारी सूझबूझ देने वाली है। क्योंकि उसने बच्चों को जन्म देने की योग्यता का तो उसे भगवान ने विशेष अधिकार दे ही दिया माता को, परंतु उसके साथ साथ उसके संपूर्ण, अपनी बच्ची के संपूर्ण जीवन के स्रोत के और सृजन की गरिमा भी उसे प्रदान की है। वो उसकी भागीदार है, उसके सृजन को भली प्रकार करने वाली है। तो मातृत्व का महान प्रतिफल उसे मिला है, बच्चे का प्रेम उसके को मिला है, बच्चे का विश्वास उसको मिला है, और उससे भी अधिक उसके अंदर न्यायोचित गर्व उसको मिला है कि वो अपने बच्चों के साथ न्याय कर सके, उसका गर्व उसके पास है। यह हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी इस बात को कहती है। तो इसलिए, और अपने क्षेत्र में उपलब्धियां भी प्राप्त करती है स्त्री, कैसे माँ होने के कारण उसके बच्चे संतान के अंदर इतने गुणों का संचार कर रही है, तो उस उपलब्धियों का सुख भी उससे प्राप्त होता है। पर फिर भी मैं कहूंगी, कहीं कहीं माएं तक बहुत भेदभाव कर जाती हैं, अपने पुत्र और पुत्री में फर्क कर देती हैं। ये सब बहुत गलत है। अगर हम स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अपनी बच्ची को उचित सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी अपनी बच्ची को अकेला ना छोड़ें, है ना। उसको सपोर्ट करें, उसकी को काम फील कराएं, शांत अच्छा सा फील कराएं, तो क्या होगा। और ऐसे स्मार्टली एक्ट करें कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तू कर सकती हूँ, और हमेशा उसकी सुनने की कोशिश करें। ये नहीं कि ऐसे, जैसे मैं आपको कहती थी ना कि आप एडवाइस तो दें, वो भी संभल कर, एडवाइस ना बने कि बार बार उसको क्या कहते हैं, ये तूने नहीं करा, ये ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें इतनी अकल नहीं, ये सारी बातें उसके साथ ना करें। उसके साथ बहुत स्मार्टली एक्ट करें, उसकी सुने, उसकी असहमतियों को जाने, उसके ऐसा नहीं कि अब उसको ये ना हो कि मैं असहमत हूं, ऐसा एहसास उसको मत होने दीजिए। और ज्यादातर बातें, जो अच्छी अच्छी बातें, उनके माध्यम से कहलवाएं कि हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं मम्मी हम ऐसे करें, पापा हम ऐसा करें, ऐसा करके उनके अंदर ये फीलिंग कराएं। उससे उन्हें सामाजिक व्यवहार का भी ज्ञान कराना चाहिए। और अब ये ऐसा नहीं कि 50 साल पहले होता था, मैं भी सहूं तो तू भी सह, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो तेरे साथ भी होना चाहिए, तुझे भी सहना चाहिए। और पहले जन्म में पता नहीं कहीं एक गाना सुना था, शायद बहुत पॉपुलर भी है, अगले जन्म मोहे बेटी न की जो है। ये मैं कहती हूँ क्यों हो, अरे अगले जन्म में भी हम बेटी बनकर आए और उस तरह के स्ट्रांग बनकर के खड़े हों, तो ऐसी बातें हमारे अंदर क्यों आए। तो इसलिए पेरेंट्स को हमेशा एग्जाम्पल बनना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपनी बच्ची के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हों। ये नहीं, अगर बेटी है, अब तो खैर ये परंपरा भी खत्म हो गई, कई सारे बच्चों की तो परंपरा खत्म हो गई, 2 या 3 बच्चे, अब तो 3 भी कम होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 भी क्या, अब तो धीरे धीरे एक जो सोसाइटी है, जो कामकाजी महिलाएं, उनके या तो एक बेटा है एक बेटी है। तो आपको अगर बेटी है तो बेटी को बहुत ही ध्यान से उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, सबसे पहले उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और भी बताऊं कि जिस घर में बच्चियां होती हैं ना, उसमें कभी वास्तु दोष नहीं होता, क्योंकि बच्ची की खिलखिलाहट और उसकी मुस्कुराहट सारे वास्तु दोष हर लेती है। उसकी हंसी इतनी खनक होती है उसकी खनक में कि वो सब कुछ खनखनाती है, एक संगीतमय वातावरण बना हुआ होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो बच्ची जो है माँ की परछाई होती है, माँ की परछाई होती है, और पिता का गर्व होती है, पिता का गुरूर होती है, पिता का दुलार होती है। बेटियां तो बहुत प्यार करती हैं पापा को,
पापा की तो बहुत ही लाडली होती हैं। तो इसलिए आप उसको कभी बेटे से कम नहीं आंकें। अगर बेटा, हमेशा ध्यान रखिए कि यदि स्वस्थ समाज हमें चाहिए तो हमें बेटे और बेटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं करना है। अगर बेटे को हम अच्छा खेलने के लिए भेज रहे हैं तो हम बेटी को भी भेजें। अगर बेटा कोई हॉबीज़ डेवलप करना चाह रहा है, गिटार चाह रहा है, गिटार बजाना चाहता है, हारमोनियम चाहता है, या कोई गेम्स में जाना चाहता है, तो बेटी को भी भेजें। अगर कबड्डी बेटा खेलता है तो बेटियां क्यों नहीं खोल सकती हैं? आपने कई सारी पिक्चर्स बहुत सारी देख ली हैं। दंगल है, आपकी क्या कहते हैं, पंगा है, और आपकी ये वाली पिक्चर है दंगल पंगा, इस तरह, और ये जिसमें हॉकी खेलती हैं, शाहरुख खान वाली पिक्चर चक दे इंडिया, ऐसी कितनी सारी पिक्चर्स हैं। वो सब आपके सामने एक मिसाल के तौर पर खड़ी हुई हैं। आप उन बच्चियों को उस तरह का सपोर्ट दें कि वो कहीं भी ये बिल्कुल एहसास घर में ना आने दें कि मेरी बेटी बेटे से कहीं कम है। मैं दोनों का पालन पोषण एक समान आधार पर करूं। बच्चा अगर उसको घर में उचित सम्मान दें, उसको कहीं भेदभाव ना करने दें। उसको अगर बच्चा बाहर खेलने जा रहा है तो बच्ची को भी भेजें। इस सारी पता है उससे ही उसका विकास होगा। अगर आप उसको दबा, नहीं नहीं तू तो बस घर का काम करेगी, तू घर का काम करेगी, बेटा बाहर जाएगा। अरे क्यों? बेटा भी तो घर का काम कर सकता है, बेटी भी तो बाहर से सब्जी वगैरह खरीद कर ला सकती है, बेटी भी अपनी साइकिल चला कर लाए, स्कूटी लेकर के जाए, स्कूटर लेकर के जाए, क्यों नहीं? और मोटरसाइकिल भी बच्चियां चला सकती हैं, क्यों नहीं चला सकती? गाड़ी भी चला सकती हैं। आप बिल्कुल घर में ऐसे व्यवहार मत लाएं। आप एक शारीरिक अंतर को देख करके ये मत सोचें कि लड़की कहीं कम है और लड़का कहीं ज्यादा है। और जो है, वैसे तो आजकल मैं देख रही हूँ, जो देखने में आ रहा है कि लड़की और लड़के में बहुत कम भेदभाव होता है, पर जहाँ होता है वहाँ बहुत ही गलत होता है। वो जो है घर, देखा जाए तो घर एक नरक के समान है। उस घर में स्वर्ग कैसे सुख नहीं मिलते जिस घर में असमानता होती है। दुभात एक शब्द आता है ना, दो भांति, दो प्रकार से किसी को प्रयोग करना, वो बहुत ही गलत होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगी कि अपनी बेटी को कहीं भी बेटे से कम नहीं आंकें। वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मानसिक रूप से लड़कियां शक्तिशाली होती है, शारीरिक रूप से लड़के होते हैं। पर अगर आप चाहें तो लड़कियां भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो सकती हैं। तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी उसमें भेद ना करें। इसके साथ साथ आप उसके अंदर आंतरिक सौंदर्य के गुणों का ध्यान रखें। उसके अंदर ये समझाइए, आपको मैंने जैसे बताया था कि बच्ची क्या करती है, बहुत शीशे में देखने लगती है इस उम्र में, तरह तरह के कपड़े पहनने लगती है, और दूसरों के ड्रेसेस से तुलना करने लगती है, दूसरे से जेलस भी करने लगती है। उसके पास है, वो सुंदर हो रही है, कभी कभी कहती है मैं छोटी क्यों रह गई, मैं लंबी क्यों हो गई, मेरी गर्दन लंबी है, मेरे हाथ इस तरह के हैं मेरे। तो कहिए, तो उससे बताइए, नोबडी इज नॉट परफेक्ट। कोई भी, नोबडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी तो परफेक्ट नहीं है। आप किसी को देख लो, किसी का शरीर एक जैसा नहीं हो सकता। माता पिता के एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। तो फिर कैसे हो सकता है? अरे असली सौंदर्य किसमें है? सौंदर्य किसमें? आंतरिक गुणों का। तो बच्चे में सुंदरता की इच्छा तो होनी चाहिए। देखो आंतरिक, पर वो सुंदरता की इच्छा कैसी होनी चाहिए? वो दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो उसका एक ऐसा सौंदर्य उसमें होना चाहिए कि वो सब चीजों में सौंदर्य देख सके, उनकी गुण उस सौंदर्य के गुण को ग्राह्य कर सके, उन सौंदर्य के उसको सौंदर्य के गुणों को, उस आदर्शों को स्वयं में समाहित कर सके। जैसे अब उसको बताइए कि शारीरिक सौंदर्यता जो होती है वो पूरी सुंदरता नहीं होती। यानी अच्छे खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। उसे ये एहसास कराइए कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है ये सोच रहे हैं मेरे अंदर शारीरिक विषमता है या कुछ है, किसी के साथ आप जेलस करने लगे, आपकी कज़न इतनी सुंदर है, आपकी एक फ्रेंड इतनी सुंदर है। अरे आप अपने अंदर उन गुणों का, जैसे अगर आपके अंदर हमारी वो माँओं को चाहिए कि उन्हें समझाएं कि अगर तेरे अंदर काइंडनेस होगी, तेरे अंदर हेल्पिंग नेचर होगी, तेरे अंदर
जो है लविंगनेस होगी और ये सबको समझने की क्षमता होगी, तो तेरे से ज्यादा सुंदर कौन है? तो उन आंतरिक गुणों का तो अपने अंदर वो कर, अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर, एक परफेक्शन से काम कर, तो सभी है। सिर्फ कहते हैं ना, आता आदमी अपने पोशाक से और जाता आदमी अपने गुणों से दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति आता है तो हमें लगता है अरे कितना सुंदर कपड़े पहन के आया है, इतना सुंदर है, परंतु जैसे वो बोलना शुरू करता है तो एकदम उसकी पोल खुल जाती। एक क्षण क्षण का भी, एक छोटा पल भी नहीं लगता उसके प्रति दूसरी भावनाएं करने का। परंतु जब एक साधारण व्यक्ति अपनी वेशभूषा से, अपनी बातचीत से, अपनी सादगी से, अपनी सरलता से अपनी बात कहता है और उसकी बातों में एक ठोसपन होता है, एक वास्तविकता, यथार्थ के धरातल पर उसकी बातें होती हैं, तो उसे सब पसंद करते हैं और उसके प्रति सम्मान जाग जाता है। आप अपनी बच्ची के अंदर उन गुणों को समावेश करिए, उन चीजों को करिए, ये नहीं। और कई बार क्या होता है कि बच्चियां बहुत ज्यादा बोलने लगती हैं। कई लड़कियों को मैंने देखा है कि इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, तो आप उसे हमेशा समझाइए कि जो है, देखो, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी में डालती है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी में डालती है। तो इसलिए धागे को लपेटकर और जबान को समेट कर रखना चाहिए। तभी बोलो, जब जब बोलो, जब तो बोलो, जब तोलो, तोल कर ही बोलो, तोलो फिर बोलो। यानी कि आप उसको ध्यान रखिए कि आप बोलने क्या जा रहे हैं। कई बार बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं उससे, तो इसलिए उसके अंदर ये चीजें जान बताइए कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ही हो, उसके व्यवहार में एक स्पष्ट दिखाई दिया दे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत इंटेलिजेंस ही है, लुक वाइज नहीं, पर उसके अंदर इस परिस्थिति को अच्छी प्रकार से हैंडल करना आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए वो हैंडल कर ले, और कहाँ पर क्या उसकी जरूरत है, कोई उस पर ना वो किसी पर अधिक विश्वास करे, ना तो बहुत विश्वास करे। किस पर उसे विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, किस क्षण उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, ये सब उसके अंदर, उसके आंतरिक गुणों में ये सारी चीजें आप समाहित कराइए, उसको ध्यान रखवाइए कि वो क्या करे। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चियां बुराई शेयर करती रहती हैं, कोई बच्चियां एक दूसरे की खिंचाई करती रहती हैं, किसी से जेलस करती हैं। ये सारी चीजों को अपनी बच्ची में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। उसको ध्यान रखिए कि तुम्हारी जो सुंदरता है, स्वयं से उस सारे सौंदर्य को देख करके प्रशंसा करने के लिए स्वयं को इस सुंदर बनाओ, जिससे कि आप अपने लिए प्रसन्न हो सको। आप अगर सुंदर बन रहे हो तो स्वयं में प्रसन्न होने के लिए कर रहे हो, ना कि दूसरे को रिझाने के लिए, दूसरे की प्रशंसा पाने के लिए या दूसरे को खुश करने के लिए। आपके अंदर सुंदरता नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आंतरिक गुणों का संचार होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा ये जो आंतरिक गुण ही जीवन में देखा जाए तो आवश्यक है। आंतरिक गुणों से ही आप एक स्वस्थ मानसिकता वाली हो सकती हैं, न कि बाहरी रूप रंग से। अब इसके साथ साथ उस बच्ची को सिखाइए कि वो कॉन्फिडेंट हो। देखिए, आत्मविश्वास जिंदगी की खूबसूरत सुबह होती है। जो आपको पूरे दिन खूबसूरत बनाए रखती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर वो कोई काम कर रही है तो उसके अंदर विश्वास है कि मैं इस काम को कर लूंगी, मैं इस तरह से करूंगी कि बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। उसके अंदर लीडरशिप की भावना भरी है। वो विद्यालय में जाती है, कहीं पर भी ये नहीं कि दूसरे उस पर अपनी भावनाओं को आरोपित करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के बहकावे में आ जाए। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतने भले प्रकार भर दीजिए कि वो अपने को बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ बनाए, एक स्वस्थ समाज का हिस्सा बन सके। उसको हमेशा ध्यान रखिए, उसे बताइए कि धीरे धीरे विकसित होने से मत डरिए, पर एक जगह खड़े होने पर डरिए, कि स्थिर रहने से डरिए, ना कि चलते रहने से। गतिशीलता जरूर होनी चाहिए आपके अंदर, आप स्थिर मत रहिए। ये भावना उसके अंदर कूट कूट कर भर दीजिए।
और एक चीज और सुनिए कि कहीं भी किसी के साथ अगर आप अनकंफर्ट हो रही हो, कोई ऐसा लग रहा है कि इस असहज हो रही है, उसका आचरण असहज है, ये व्यक्ति जो है मेरे साथ कोई सहज आचरण नहीं कर रहा, तो उसे ना कहना सिखाइए, एकदम कहिए, उसी उसी जगह पर एकदम उसे टोक देना चाहिए। कि अपनी बेटी को हमेशा सिखाइए कि कोई भी, क्योंकि पहले स्टेप पर अगर वो ना नहीं कर पाती तो वो दूसरा जो आरोपी व्यक्ति है वो उस पर हावी होना शुरू कर देता है। और उसे ये भी सिखाइए कि उसके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, कूल रहे, वो हर परिस्थिति में कूल रहे। वह अगर उसके साथ हो तो बिना, पर ऐसा भी ना हो उसके अंदर कि कहीं पर कुछ हुआ ही नहीं, बिना बात एक एहसास, क्योंकि आप उसको इतना अच्छी तरह समझा दिया है तो हर जगह सोचती ऐसा ही होगा, तो बिना बात पंगा लेने के लिए तैयार हो जाती है। कई बार कई लड़कियां बच्चियां क्या करती हैं कि बिना बात पंगा ले जाती हैं, तो उसके अंदर उस परिस्थिति की समझ भी पैदा करें, उसको ये सिखाएं कि आप के पास कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसको भली प्रकार हैंडल कर लें, क्योंकि परिस्थितियां तो कभी भी आ सकती हैं, कैसे भी आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा की महत्ता समझाएं। शिक्षा की इतनी बड़ी महत्ता है कि एक सेंटेंस मुझे याद आ जाए, अरे साहब, दो चार किताबें पढ़ लेने दो, हैं, दो चार किताबें पढ़ लेने दो, कोख से तो बच गई है, दहेज से भी बच जाएगी, है ना। अगर वो दो चार किताबें पढ़ लेती है तो उसके अंदर ज्ञान होती है, उसकी समझ विकसित होती है। जब उसकी समझ विकसित हो जाती है तो जैसे दहेज जैसे लालच है, दहेज जैसी परिस्थितियां हैं, उनसे भी वो बच जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चे की प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए, उसका प्राथमिक स्तर जो है शिक्षा है। शिक्षा को उसे एक अभिन्न अंग बनाइए उसके जीवन का, उसको समझाइए शिक्षा का क्या क्या महत्व है। वो उसका कोई शिक्षा का कोई विकल्प ही नहीं है, उसे शिक्षा क्या है। और शिक्षा से ही तू आत्मनिर्भर बनेगी। अगर शिक्षा तेरे पास नहीं होगी तो दूसरे लोग भी, तेरा पति भी और घर की स्त्रियां भी, जिस घर तुझे जाना है उसमें भी तेरे को प्रताड़ना मिलेगी। जो बच्ची शिक्षित होती है, कुछ कार्य कर रही होती है, तो उसका समाज आदर करता है, क्योंकि आत्मनिर्भर होती है, किसी के सामने उसके को हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब वो हाथ नहीं फैलाती तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। जब उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो उसके जो आत्मविश्वास उसके अंदर आगे बढ़ाता चला जाता है। तो उसे शिक्षा का महत्व तो बहुत अच्छी तरह समझाइए, कहीं पर भी उसे दुत्कार ना मिले, उसको हीनता की भावना ना उसके अंदर हो, तो शिक्षा ही उसको कर सकती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, माता पिता सोचते हैं बच्चे को हमें कोएड में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना भाई कोएड में? एक बात आपको और समझाऊं, जब कोएड में बच्चियां पढ़ती हैं तो लड़के लड़की का सीधे आराम से विकास देखती हुई चलती हैं, तो उनके अंदर उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति कभी भी क्यूरियोसिटी नहीं आती, ना उसके प्रति ये आता कि मुझे, मेरे लिए ये लड़का है या ये लड़की है। जब आप किसी केवल गर्ल्स को गर्ल्स ही स्कूल में डालते हैं तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, और वो जो है ज्यादातर लड़कों की बातें करते होंगे, लड़के लड़कियों की बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर, उनको न देख पाने के कारण एक इस तरह की मानसिकता का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए मत घबराइए कि बच्ची कोएड में जा रही है। जब कोएड में जाती है, बच्ची की समझ विकसित होती जाती है और अनायास ही वो सब कुछ सीखती चली जाती है। तो हमेशा आप अपने को ध्यान रखें, इस धारणा को निकाल दें कि बच्ची को हमें कोएड में नहीं डालना चाहिए, और फिर एग्जाम्पल दें, औरों के एग्जाम्पल दें। देखो, वो बच्ची ये थी, वो ऐसे पढ़ती थी, और क्या कहते हैं, वो इतनी शिक्षित है, आज किस जगह पर बैठी हुई है। कितने सारे सारे तो उदाहरण है, अगर मैं सारे गिनाने लगूंगी तो हमारा समय बिना बात ही बढ़ता चला जाएगा। अब अगला जो है, ट्रस्ट ना करें, बच्ची को समझाएं हर किसी पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी कितना नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है। बिल्कुल कोशिश ना करें कि वो उसको हम उस पर हम ट्रस्ट करें। कहीं पर जा रहे हैं, अब आपके घर में अखबार वाला भी आता है, अखबार पर डाल रहा है, कहीं दूध वाला भी आ रहा है, दूध वाला है, कहीं जाते हैं दुकान पर जाते हैं, दुकानदार भी आपको नहीं जी ये तो दुकान वाले भैया इनके साथ चल दूं। कहीं भाई का दोस्त ही जा रहा है, वो कह रहा है चल तुझे मैं वहां तक छोड़ दूं, तो वो जी बैठ गई उसके साथ चले आ रही हैं, और पता नहीं क्या स्थिति बनती है। तो उसे समझाइए, चाहे नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, कहीं नहीं। अगर वो टैक्सी में जा रही है तो टैक्सी वाला कह रहा है कि नहीं जी, उसको सारी सावधानियां, जबकि बार बार आती भी रहती है, टीवी में भी, मैगजीन्स में भी ये सारी बातें आती रहती
रहती हैं तो उनके माध्यम से भी उनको सिखाइए, उनको समझाइए कि कभी भी ऐसा नहीं करें, हमेशा ध्यान रखें। तो उनको विश्वास किस पर करना है ये भी बात समझनी चाहिए। उसे समझाइए माता पिता और गुरु। गुरु का भी मैं कुछ वो नहीं कहती, पर माता पिता ये कैसे हैं जो उन जिन पर वो पूर्ण विश्वास है। और सिखाएगा कौन? माँ या बाप। तो हमेशा उसको सिखाइए कि हर किसी पर वो ट्रस्ट ना करें। कभी रास्ते में जा रही हैं अकेले, कोई भी कहे कि आप मेरे साथ चलो, बिल्कुल मत जाए। तो ये सारी चीजें हमें बच्चे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चीटर है। कोई भी उसको चीट कर सकता है, तो उसको यही समझे ये चीटर हो सकता है। अब आप एक बच्ची को इस तरह से सिखा सकते हैं कि बच्ची से कहा कि अगर तुम जंगल में जा रही हो, हैं, तुम तो ये सोचोगी कि सामने से शेर आ रहा है, तुम उस शेर को भी अपने जैसे सोचोगी कि ये जो है मैंने कोई शेर को खाया है जो शेर मुझे खाएगा। अरे भाई, शेर की तो प्रवृत्ति है, तो शेर तो तुम्हें खाएगा अगर तुमने नहीं खाया तो है। तो इस तरह की बिल्कुल मत बनो, इतनी फेयर भी मत बनो कि जैसी आप हैं वो दूसरा भी वैसा ही होगा। तो उसको इस तरह के उसके बिलीफ जो हैं वो समाप्त करने की कोशिश करिए। ये भी समझाइए कि भाई तू किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आज के समय में सबसे ज्यादा है कि बच्चे समझ से काम लें। ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसी हूं तो सामने वाला भी ऐसा ही होगा। ये सारी चीजें आपको, और एक उनको के अंदर बताओ कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, ये विश्वास उसके अंदर करता हूँ या करती हूँ। पापा और मम्मी दोनों उसके अंदर ऐसे विश्वास पैदा कर दें, भर दें कि ये अगर वो किसी से झगड़ कर आई है या उसकी फ्रेंड ने कुछ कह दिया है तो आ करके आपके सामने भड़ास निकाल सके। अगर वो कभी उदास है तो आपसे आपके सामने एकदम रो ले और आपके कंधे पर सिर रख करके रो ले। तो और अगर क्या कहते हैं उसको कुछ कहना है, कोई ऐसी बात है जो वो जानना चाहती है, तो आप उसके के साथ प्रश्न पूछ सके, जो उसके समाधान आप उसको बहुत आराम से निकाल सकें। कहीं दूसरी जगह जाकर के पूछेगी तो शायद पता नहीं कैसे विकृत रूप में उसको वो सारी बातें, तो आप उसके साथ इतना प्रेम उसको इस तरह से कर दें कि उसको लगे कि माता और पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे को सारी चीजें मैं अपने माता और पिता से पूछ सकती हूँ। क्योंकि अगर वो आपके उदास होकर आ रही है तो उसको रोने दें। वो आंसू जो है उसको ये नहीं सोचो कि वो कमजोर बना रहे हैं, बल्कि उसके स्ट्रेस को वो कम करते चले जाते हैं। उसके अंदर जो तनाव था वो आपके कंधे पर आंसू रो करके उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो उस बच्ची के अंदर ये विश्वास जमाएं कि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं या खड़ी हूं। तो इस चीज का उसको ध्यान रखाएं और उसके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करें। कि जो है एक ये पक्का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लड़कियां एक समय में आकर, यही वो स्थिति है किशोरी बनने पर, वो मातृ विरोधी हो जाती हैं और लड़के जो है पितृ विरोधी हो जाते हैं। कारण क्या है, उन्हें लगता है कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर होगा, परंतु जो हमारी माँ कर रही है लड़की सोचती है इनको नहीं आता, भाई ये नहीं है, ये पता नहीं किस ढंग से सोचती है, इनके तो पुराने ख्याल आते हैं। तो ये होती है, खटपट भी बहुत होती है, वो पापा की बहुत लाडली होती हैं। तो क्या होता है कि वो बच्ची जो है जब खटपट होती है तो आप बहुत काम रहे, खींचे नहीं, ये तो होगा ही। आप सोचो कि शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके उस समय की माँ के साथ आपको भी बातें बुरी लगती होंगी, पर आप कह नहीं पाते थे। पर आज आपकी बच्ची आपके सामने कह रही है, तो उसे बहुत नेचुरल वे में लें, बिल्कुल परेशान ना हो। और उसको, क्योंकि लड़कियां भी बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं, आप भी बहुत कोमल स्वभाव की रही होंगी, आप भी कोमल स्वभाव की हैं, वो भी कोमल स्वभाव की, तो दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और जब वो अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या होगा कि वो बच्ची आपके पास ही आएगी। हैं, अगर वो बहुत पिता उसको लाड प्यार करते हैं तो ज्यादा मत करिए, पर उसको समझाना पड़ेगा, अपने पति को भी समझाना पड़ेगा कि देखिए प्यार तो एक तरफ है, आप जो चीज ये कहती है एकदम ला कर दे देते हैं मुंह से, क्योंकि पापा तो बहुत ही करते हैं, मेरी राज दुलारी, मेरी लाडली, मेरी बिटिया, मेरी बेटी, हर समय उसको करते हैं और कहते रहते हैं हाँ हाँ बेटा ये ला दूंगा। तो आप माँ होने के नाते समझाइए कि इतना पैम्पर्ड करना, इतना लाड़ पर रखना
बहुत गलत है। उसको स्ट्रांग बनाना है हमें, पता नहीं किस तरह के संघर्षों में उसको जूझना पड़ जाए तो वो अपना अस्तित्व बनाए। ये नहीं कि जैसे संघर्ष आए एकदम उसको गिरना पड़े, उस संघर्षों के आगे वो झुक जाए। ये चीजें उसको मत समझाइए और बहुत स्मार्टली एक्ट करिए। माँ को तो खास तौर से मैं कहती हूँ कि बहुत स्मार्ट होकर करिए। देखिए आईना होती हैं बेटियां, तू मैं मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आईने में देखकर आप मुस्कुराते हैं तो सामने से आईना भी मुस्कुरा देता है, तो बेटियां भी अगर आप मुस्कुरा के उसके साथ व्यवहार करती हैं तो वो भी मुस्कुरा देगी। तो उस खटपट में परेशान नहीं रहे, उसके प्रश्नों का समाधान निकालें, उसकी समझ को विकसित करें और पिता को समझाएं कि उसको प्रॉब्लम फेस करने की क्षमता उसके अंदर डालनी है हमें। ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं, क्योंकि कई बार क्या करती हैं बच्चियां कि माँ से तो हो जाती है खटपट और पिता के पास जाके पापा ये बात है, पापा हुआ, पापा तो बस खुश हो गए। तो पिता को भी समझना चाहिए कि उसको इतना पैंपट ना करें, ना उसको ज्यादा डांटें, ना ज्यादा उसको लाड़ कहें। उससे संघर्षों में निकलने की, संघर्षों में समाधान खोजने की उसके अंदर ताकत बनाएं। तो ये सारी चीजें बहुत एक उसको स्ट्रांगनेस बनाए, स्ट्रांगनेस उसके अंदर होनी चाहिए लड़की के अंदर। उसको समझाओ, देखो भेड़ की आंख रखोगी तो भेड़िया भी खा जाएगा, है, भेड़ की आंख रखोगी तो भेड़िया भी खा जाएगा। शेरनी की आंख रखोगी तो शेर भी फंस जाएगा, तो शेर भी आखिर, तो शेर की तरह से, शेरनी की तरह से बनो। ये नहीं कि भेड़ की तरह से डरी डरी सहमी सहमी सी बनो। हमेशा उसके मेंटली और फिजिकली उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए और ना करने की भी उसके अंदर क्षमता पैदा करिए कि वो जब उसको कोई बात पसंद नहीं आ रही सीधे कहे नहीं मैं ये बात नहीं करूंगी, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना। तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है। और किस पर वो विश्वास करे, किस पर ना विश्वास करे, ये सारी बातें उसमें हैं। और निर्णय की क्षमता उसके अंदर आनी चाहिए कि ये मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे यही करना है, ये मेरे लिए सही है। हाँ, आपके साथ वो डिस्कस कर सकती है, आप भी उस पर थोपिए मत। अगर वो किसी भी चीज की करना चाहती है तो उसमें, और साथ साथ उसको फ्रीडम भी देना चाहिए, उसको स्वतंत्रता भी देना चाहिए। ज्यादा उसके पीछे ताक झांक नहीं करनी चाहिए। तू किससे बात कर रही थी, तू किस पर फोन से लगी हुई थी, तूने ये क्या किया, ध्यान तो रखना चाहिए पर उसको एहसास ना हो कि ज्यादा ताक झांक। ये जो ज्यादा ताक झांक जो है वो भी बच्चियों को बहुत परेशान कर देती है। वो सोचती मेरा कोई वजूद ही नहीं है, क्या मैं अपने ढंग से सोच नहीं सकती। तो उसकी लाइकिंग को भी ध्यान में रखिए, उसको उसको क्या चीजें, उसकी चॉइस क्या है उसको भी ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उससे खुद बुलवाइए कि जो भी बात है, जो भी समझ वाली बात है वो खुद अपने आप से बोल ले। तो उसकी चॉइस भी, जैसे घर में आप पर्दे लगा रही हैं, कुछ लगा रही हैं, घर की सेटिंग कर रही हैं, तो उससे कही बेटा ऐसे करी, तू भी कर, मैं भी करती हूँ। भोजन बना रही, तुझे क्या पसंद है, चल आज ये बनाते हैं, तू भी खा, बना और मैं भी खाती हूँ, तू मुझे खिला। बच्चे बहुत खुश होती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे। तो उसकी लाइकिंग का, उसकी चॉइस का ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि उसको डिसीजन लेने की भी हिम्मत दीजिए, निर्णय की क्षमता दीजिए। अगर वो शादी करने जा रही है, धीरे धीरे करके वो स्थिति भी होगी, तो वो क्यों सही है क्यों नहीं सही है ये वाली बात भी उससे डिस्कस करिए, उसके निर्णय पर ध्यान रखिए। तो उसको उसको कैरियर चुनना है, क्यों चुनना है, कैसा चुनना है, उसकी निर्णय क्षमता को भी ध्यान में रख करके करिए। उसके ऊपर आप मत थोपिए, नहीं नहीं तू ये कैसे, अगर वो कहती है मैं तो पायलट बनना चाहती हूँ, ठीक है पायलट बनना चाहती है, क्यों बनना चाहती है, तो वो पूरे वैसे कारण आपको देगी कि इसलिए मैं वो बनना चाहती, तो उसके स्वागत करिए, उसका उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। हाँ बेटा तू क्यों नहीं कर सकती, उसके सामर्थ्य को के लिए एक वातावरण बनाइए, तो उसकी सामर्थ्य आगे बढ़ के, पर उसकी इच्छा है तो वो जरूर आगे बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि उसके कैरियर्स के, उसके सपनों के विषय में उसके, पर उसे ये भी समझाइए कि वो अपनी सेफ्टी किस प्रकार से कर सकती है, अपने को सेफ रख सकती है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं में उस गुणों का विकास करिए कि वो भले प्रकार स्वयं को समझ सके, सब कुछ कर सके। और वही बच्ची जब आप कहे तो वो आज आपकी बेटी है, बहन बन रही है,
फिर किसी की पत्नी भी बनेगी, किसी की माँ भी बनेगी, बाद में सास भी बनेगी, दादी भी बनेगी, नानी भी बनेगी। ये सारी एक स्त्री पूरे परिवार की, पूरे बहुत बड़ी परिवार की एक धुरी बन जाती है। मतलब दादी नानी जब बनती है तो कितनी सारे लोग हो जाते, कितनी सारी पीढ़ियों को संभाल रही है वो। तो उसके अंदर ये क्षमता तो आपको बनानी पड़ेगी। तो उसके ऐसा आप उसके अंदर ऐसा अनुकूल वातावरण दीजिए, इतना उसको समझाइए कि ना तो ये कि वो अत्याचारों को सहन करे, और उसको ये समझाइए कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल जो है हवा नहीं है। अब अनजाने में हम पता क्या करते हैं, कहते हैं बच्ची सो रही है, 9 बजे सो के उठी या 10 बजे सो के उठी या 8 बजे सो कर उठी, घर में सब 5:30 बजे उठ जाते हैं। तो उदय एकदम कहा, अरे अब तक सो रही है, ससुराल में क्या करेगी, क्या कहेंगे वहां के लोग तुझे। तो उसके मन में आ गया भाई ये ससुराल कोई बहुत बड़ा हुआ है, और उसको क्या कहा, इतना खाती है, इतना इतना खाती है, ससुराल में क्या कहेंगे, मोटी होती जा रही है, शादी कैसे होगी। ये जो चीजें हैं उसके अंदर क्या है, एक हवा सा एक समस्या पैदा करती चली जाती हैं। और उसके साथ ये चीजें जो है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, इस तरह की जो फीलिंग्स है उसके अंदर मत भरिए, उसे डराइए मत, उसे समझाइए। अगर दूसरे तू अपने पति के घर जा रही है तो वहां पर भी तेरे को यहाँ जैसे पापा मिलेंगे, तेरे तो दो दो पापा हो जाएंगे, दो दो मम्मी हो जाएंगी, दो दो बहनें मिलेंगी, नंद के रूप में, देवर के रूप में भाई मिलेंगे। तो ये उसके अंदर फीलिंग जगाइए, और ये भी उसको समझाइए कि अपना सम्मान तुझे अपने आप बनाना है। कहीं पर अगर अत्याचार हो तो तुझे उसको सहन नहीं करना, बल्कि उस अत्याचारों का किस प्रकार से निवारण करना है। बार बार तू हमारे पास आकर के मत बता कि तू परेशान हो, तू उन सारे अत्याचारों को, उन सारी चीजों को तू समझाती चले, उसको मत करें। तो उसको ये ना करें कि उसको करें, और इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएंगे कि अपने घर में उसके साथ जो है कहीं खाने के में भेदभाव कर रहे हैं, रहने में भेदभाव कर रहे हैं, कपड़ों में, ड्रेसेस में भेदभाव कर रहे हैं। बच्चियों को तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाने को दिल करता रहता है। तो ये नहीं है कि उसको कि लड़के को कर रहे हैं लड़की को नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग मैं सारे भारतवासियों से कहना चाहती हूँ, ये वाली फीलिंग अपने घर में ना आने दें। पता है जब हम लड़की का ध्यान नहीं रखते तो हमें बड़ी परेशानी होती है। बहुत मतलब एक घर का वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है। उस घर में देवता भी कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां पर भी हम अपनी बच्चियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वही घर बहुत ही अच्छी तरह से फलता फूलता है। ये मत सोचिए कि कहीं वो जा रही है उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, उसके साथ है। तो हमेशा ध्यान रखो, आने वाले तूफान से ही परेशान रहोगे तो समुद्र का मजा नहीं ले पाओगे। तो जो वर्तमान है उसको बलि प्रकार बिल्कुल नहीं अच्छा है। श्री माँ कहती थी एक बात, उन्होंने जगह जगह पर लिखा है कि जानना अच्छा है, जीना श्रेष्ठतर है, और होना संपूर्णता है। तो हम क्या करें कि हर चीज को जानें, अपनी बच्ची के अंदर उसके जीवन में लाएं, और उसके बाद उसको एक पूर्ण विकसित नारी के रूप में उसकी सर्जना कर दें। तभी तो हमें एक स्वस्थ समाज के दर्शन होंगे, एक विकसित समाज के दर्शन होंगे। और ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, है ना। चिराग नहीं बल्कि बेटियां भी घर के अंदर उजाला करती हैं। हम अपने दो ही विरासत हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, एक तो जड़ें और दूसरे पंख। अपनी भावनाओं को, अपने उसके अंदर आंतरिक गुणों का संचार करके उसकी जड़ों को और उनको प्रोत्साहन देकर उनके पंखों को हम विकास दे सकते हैं। और इसी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूँ, वार्ता को विराम देती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, आभार।